मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आपको रूबरू कराएं। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से अलग हम लोग का कुछ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रेशमेंट चैप्टर भी होना चाहिए। रिफ्रेश जो हम लोग को कर दे वो चैप्टर के साथ हम आपके समक्ष हैं। और उस चैप्टर का नाम जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया, इस तरह का चैप्टर आप लोग के सामने आते चला जाएगा और बेसिकली उन चैप्टर पे हम लोग बात भी करेंगे। हमने इसका एक अलग कैटेगराइजेशन किया है, दैट इज अ मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्लासिकल डांस। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्लासिकल डांस के बारे में, तो ध्यान रखना है कि क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज ये दोनों अलग अलग है। क्लासिकल डांस पे हम लोग बात कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारे यहाँ संगीत का क्या सिस्टम है, ध्रुपद गायन क्या है, ग्वालियर घराना कैसा है। तो बेसिकली अब हम चाहते हैं कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक पर भी हम लोग की चर्चाएं हो जाए, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है विविध से यानी मिसलेनियस से आपसे पूछा जाता है। तो वैसे क्रम में इसका कोई परफेक्ट सिलेबस है नहीं कि ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा, ये हिस्ट्री से होगा, ये ज्योग्राफी से होगा। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए हमें करना क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग को सेलेक्ट करना है और थोड़ा इसको जो है ना, इसको पढ़ने के क्रम में आप लोग मत शामिल कीजिएगा। इसको ऐसे शामिल कीजिएगा कि जिन चीज़ों से आपको लगता होगा कि दैट इज ये मेरे इंटरेस्ट लेवल का चीज़ है। शुरुआत दौर से हम लोग को पता है कि हमारे देश का जो भी डांस है, जो क्लासिकल डांस के कैटेगरी में आता है, वो कुछ ऐसे डांस हैं जो हमारे उपनिषद, हमारे धर्मों की एक अभिव्यक्ति है। हमारे जो उपनिषद में जो आदर्शमूलक वाक्य है उसे अपने चेहरे के भाव भंगिमा से, फेशियल एक्सप्रेशन से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। उसी क्लासिकल डांस पर आज हम लोग बात करेंगे। बस बने रहिएगा। मेरे ख्याल से अब तक आप लोग ये जानते होंगे ये, या फिर लोगों ने ये जरूर डिफाइन किया होगा कि भाई ये चैप्टर का संबंध यहाँ से है, ये जो है ना, ये चैप्टर में से इस क्लासिकल डांस का संबंध इस राज्य से, इस राज्य से, इस राज्य से, ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन थोड़ा इसके विश्लेषण में जाते हैं और समझिए कि आपका आर्ट एंड कल्चर में से कल्चर का एक चैप्टर आप लोग के पास बहुत अच्छा हो जाएगा। इन चीज़ों को समझिएगा। तो चलते हम लोग आगे काम करते हैं इस बात पर। हमारे पास सबसे पहले देखिएगा, मैंने इस लेफ्ट साइड में इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी है और मेरे ख्याल से आप लोग को दिक्कत नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई भरतनाट्यम करता है तो इसका मतलब कुचिपुड़ी नहीं करेगा, तो ये आप लोग गलत फहमी मत रहिएगा। अब जिस किसी को कोई डांस आता हो तो वो सारे डांस को करने के लिए एबल है। हमारे यहाँ तो बिहार में एक डांस काफ़ी फेमस है, उसको हम लोग नागिन डांस बोलते हैं। अभी थोड़े कुछ दिनों से हम लोग के यहाँ एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया है। लेकिन कहने का मतलब है कि कोई आदमी अगर एक डांस कर रहा है तो दूसरा नहीं कर पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी मत समझिएगा। तो कभी कभी कॉमन सेक्शन पर हम लोग बात कर ले। तो चलते हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लें। ये टॉपिक को बड़ा करना आवश्यक है, इसको बड़ा करेंगे तो समझ में आप लोग को आएगा। देखिएगा, इस डांस को, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस डांस को हम लोग बोलते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, यहां से हम लोग उसके विश्लेषण में जाएंगे कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों से संबंधित, भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र है उस शास्त्र से ये संबंधित भरतनाट्यम। एक्चुअली भरतनाट्यम का कंसेप्ट भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही हम लोग के समक्ष आया है। ये बेसिकली तमिलनाडु, मद्रास एवं तंजौर में विशेषकर, तंजौर के बारे में हम लोग को पता है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, मद्रास, तंजौर, और आप लोग को पता ही है कि जो बृहदेश्वर का मंदिर है तंजावुर में, उसके बारे में तो सब लोग को पता ही होगा। तो खासकर ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो तमिलनाडु के मद्रास एवं तंजौर में विशेषकर इस डांस को किया जाता था, बेसिकली भरतनाट्यम का संबंध। तो आप कह सकते हैं कि भरतनाट्यम का बेसिकली अगर स्टेट पूछा जाता है तो तमिलनाडु आंसर होगा। प्राचीन काल में देवदासियां मंदिरों में नृत्य करते समय इसका प्रयोग करती थी। एक्चुअली पहले क्या था कि देवदासी प्रथा था। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि मंदिरों में ये डांस करती थी, एंटरटेन करती थी, और इसका एक जो कलात्मक एक सेक्शन है, जो इसका कल्चर है, उस कल्चर का नाम, उस क्लासिकल डांस का नाम भरतनाट्यम दे दिया गया है। प्राचीन काल में देवदासियां मंदिरों में नृत्य करते समय इसका प्रयोग करती थी। इस नृत्य की मुख्य दो शैलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यह सवाल पूछता भी है कि जो भरतनाट्यम की दो प्रमुख शैलियां हैं, एक है पंडा नल्लूर शैली। देखिए दक्षिण भारत में इसी तरह की भाषा बोली भी जाती है।
पंडा नल्लूर शैली और दूसरा तंजौर शैली। तो मेरे ख्याल से तंजौर शैली तो आप लोग को याद ही रहेगा कि तंजौर शैली का कंसेप्ट क्या है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये यहाँ की शैली के बारे में आप लोग को बता दें कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर आप पढ़िएगा तो दक्षिण भारत का इतिहास को पढ़ने में आप लोग को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। इस एक्चुअली था क्या कि ये सारे मंदिरों की भी एक शैली रहा करती थी और इसके मंदिर के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते थे। तो खैर जो हम जिस क्लासिकल डांस पे बात करें वहीं पर बने रहें, चूंकि मामला तो मेरे पास तो बहुत सारा आएगा, चारों तरफ का मामला आएगा और हम उसके विश्लेषण में चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चैप्टर पता चला कि अब चोल चेर पांडे ये सब का कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा इसको कंट्रोल करेंगे। हम चाहेंगे कि पहले क्लासिकल डांस आप लोगों का क्लियर होगा। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ये भाव देख रहे हैं दैट इज ये भारतनाट्यम का है, ये भारतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम का जो मेन संबंध भरतनाट्यम को हम लोग देखते हैं तो इसका संबंध तमिलनाडु से, खासकर मद्रास एवं तंजौर में विशेषकर इस डांस को किया जाता है। इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं, पंडा नल्लूर शैली और तंजौर शैली। काफ़ी फेमस ये शैली है। इन दोनों शैलियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब इसमें जो आपसे सवाल पूछा जाता है, ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। इन सवालों पे थोड़ा हम लोग ध्यान दे दें। इन सवालों में से अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कलाकार। तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि इसके कॉमन कलाकार हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सवाल बहुत बार पूछा, रुक्मिणी देवी अरुंडले, भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडले। दूसरा यामिनी कृष्णमूर्ति, वैसे वो यामिनी कृष्णमूर्ति को आप आगे पढ़िएगा तो ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, लेकिन आप इतना जान लीजिए यामिनी कृष्णमूर्ति का बेसिकली जो ज्यादा फेमस है वो भरतनाट्यम के तौर पर है। इसके बाद सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, बैजंती माला और मालविका सरकार, ये सभी का संबंध भरतनाट्यम से है। एक बार फिर से हम लोग बात कर लें कि जो हम लोग के पास ये जो पोजीशन आप लोगों को दिख रहा है, ये जो भाव एक्सप्रेशन दिख रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये भरतनाट्यम क्या है। और भरतनाट्यम में जो कंसेप्ट है ये जो राज्य से संबंधित है वो तमिलनाडु से, और जहां पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं ये इससे संबंधित जो नृत्य करने वाले हैं उसमें रुक्मिणी देवी अरुंडले काफी फेमस है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला और मालविका सरकार, ये सारे का संबंध जो है ना वो भरतनाट्यम, जिनमें से कॉमन यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में हमने बात अभी किया। इसकी दो शैलियां काफी फेमस है, ये दो शैलियों पर हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं। इसकी दो शैलियां फेमस है, जो दो शैली में एक शैली का नाम है पंडा नल्लूर शैली और दूसरा है तंजौर की शैली। अब चलते हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। आता है हम लोग के पास कुचिपुड़ी। ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी पे हम लोग को बात करना है। तो कुचिपुड़ी का सबसे पहले तो ये भरतनाट्यम आप समझ गए, भरतनाट्यम के भाव भंगिमा समझ गए, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से संबंधित है, तमिलनाडु के मद्रास में तंजौर में विशेषकर था। दो शैली इसका पंडा नल्लूर शैली और तंजौर शैली काफी फेमस है। ये सारे नाम है रुक्मिणी देवी अरुंडले, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला और मालविका सरकार, ये सभी का संबंध भरतनाट्यम से रहा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये कुचिपुड़ी का एक्शन है। एक्चुअली ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको जानने के लिए सबसे पहले इन चीजों को समझिएगा। ये जो आप भाव भंगिमा देख रहे हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप समझिएगा कि एक प्रकार का नृत्य नाटिका है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो डांस है इसमें ड्रामा के सेंस को शामिल किया गया है। एक जो ड्रामा का जो आइडियोलॉजी है वो इस नृत्य में आपको देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य वैदिक, अभी मैंने कहा भी था कि पुराने जितने भी क्लासिकल डांस हैं उसमें धर्मों को, अध्यात्म को एक डिस्क्राइब करने का तरीका था जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से धर्मों को अव्यक्त करने का काम करता था, धर्मों को वो एक्सप्रेस कर पाते थे। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था कि वैदिक एवं उपनिषद के धर्म, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर ध्यान देना है, जो वैदिक और उपनिषद, आप लोगों को पता ही होगा उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। अक्सर क्वेश्चन आता भी है, तो इसमें थोड़ा आप एंशिएंट इंडिया का बात आई है तो एंशिएंट इंडिया के बातों को थोड़ा सा हम विश्लेषण कर दें, क्योंकि हम एकदम आगे नहीं भाग सकते हैं। जो चीज़ हमारे सामने दिख रहा है उन चीज़ों को, तो वैदिक जो है ना, वैदिक जो बना हुआ है, ध्यान देना है, ये जो वैदिक बना हुआ है वो एक विद धातु से बना हुआ है।
एक धातु है जिसको हम लोग बोलते हैं, वैदिक जो बना हुआ है वो बना हुआ है विद धातु। थोड़ा एंसेंट इंडिया का तो ग्लिम्स आएगा ही, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास, अगर क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास का हल्का हल्का झलक तो देखने को मिलेगा। जैसे हमने भारतनाट्यम में बात किया था गोपुरम का और राजराजेश्वर का, बृहदेश्वर का मंदिर, उसी तरह हल्का सा इस बात पर बात करेंगे। तो वैदिक जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैदिक है, ये वैदिक हम लोग का विद धातु से बना हुआ है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग के पुरातन जो धर्मों का एक जो सम्मिश्रण देखने को मिलता है, जो उसकी एक प्रक्रिया देखने को मिलती है, जो उसका प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, आज हर लोग कहीं ना कहीं उससे मुखातिब हो रहे हैं। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि न्यूजीलैंड में 100 दिनों से कोई कोरोना का पॉजिटिव का केस नहीं आया, तो वहाँ की प्रधानमंत्री गई एक मंदिर में, और मंदिर में अपने आप को, आप उसके पूजन कार्य को देखे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी धर्म के प्रति आपको आकृष्ट कर रहा हूँ, किसी धर्म की अभिव्यक्ति का मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर ये कहता हूँ कि हमें उन धर्मों को मानना चाहिए जिन धर्मों को करने के बाद आपको एक सुकून प्राप्त हो। आखिरकार धर्म का सही अर्थ क्या है? धर्म का सही अर्थ है कि जिस कार्य को करने के बाद आपको, जिसे करने के बाद और जिन चीज़ों में अपने आप को जोड़ने के बाद एक बेहतर फीलिंग हो, एक बेहतर जो मनोदशा है वो बहुत कूल दिखे, तो वैसे चीज़ों को हम लोग धर्म का मतलब है कि जोड़ना, धर्म का मतलब तोड़ना नहीं है, चीज़ों को जोड़ना है। खैर एक अलग टॉपिक पर हम लोग का विश्लेषण हो जाएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो कहते हैं विद मतलब वैदिक, और जो वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था है, जो उन व्यवस्थाओं को हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में भी हम लोग को देखे थे। जैसे आप लोग को पता होगा कि वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद थे, जिसमें जब वेदत्रयी में 3 ही आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, सबका अपना अपना ब्राह्मण है, सबका अपना उपनिषद है। तो इस उपनिषद की जो बात कर रहे हैं, इस उपनिषद को हम लोग एक और नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस उपनिषद को हम लोग बोलते हैं वेदांत। ध्यान देना है, क्या बोलते हैं? वेदांत, यानी वेदों का जहां पे अंत हो गया उसी को उपनिषद बोलते हैं। और इस वेदांतों की संख्या है 108, याद रखना है, इस वेदांतों की संख्या 108 है। तो उपनिषद है, उपनिषद जितने भी आदर्श मूलक तथ्य हैं, आप देखते हैं जैन धर्म या बौद्ध धर्म जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, वो सारे जितने भी चीजों का समावेशन किया गया है, वो सारे उपनिषदों का एक पार्ट देखने को मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी कर्मकांडीय व्यवस्था थी, जितने भी पहले सनातन धर्म में जितने भी धर्मों की व्यवस्था थी, उन सारे धर्मों के सार तत्वों को, उन सारे धर्मों के जो आइडियल बातों को लेकर के उपनिषद की एक तैयारी हुई, उपनिषद को तैयार किया गया। और उसके बाद जितने भी नए नए धर्मों का निर्माण हुआ, वो सारे का कोई काम नहीं कि उन्हीं से कुछ बेहतर बातों को उठा करके अपनी चीजों में टैग कर लिया। आप एक बार उसको देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। वैसे उपनिषद के बारे में 5-6 सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि हमारे पढ़ाने के क्रम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को मैं ज्यादा तवज्जो देता हूं। मुझे और किसी चीज का प्रचार नहीं करना है, मुझे बस इतना प्रचार करना है कि मैं आपको पढ़ाऊं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए और आपके पास फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। क्योंकि आप जैसे मेरा यहाँ पर पढ़ाने का जो उद्देश्य था, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पहला स्टार्टिंग किया था, मेरा टॉपिक था क्लासिकल डांस। लेकिन आपको पता है कि इस क्लासिकल डांस में एंट्री करके हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के एक संपूर्ण व्यवस्था को भी एक बार हम लोग टैग करने की कोशिश की है। वैसे हम लोग का ये आगे कार्यक्रम जारी रहेगा और हम ऐसा करेंगे भी। तो हम बात कर रहे थे कि ये वेदांत विद धातु से बना हुआ, वेदांतों की संख्या 108। इसमें से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप आराम से इन चीजों को समझिएगा। पहला, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद। बृहद मतलब बड़ा ही होता है, पकड़ में आ जाएगी इस सवालों को, कोई दिक्कत नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद, अरण्य मतलब जंगल होता है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद। सत्यमेव जयते का वर्णन मुंडकोपनिषद। आश्रम व्यवस्था का वर्णन छांदोग्योपनिषद। चारों आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद। यम नचिकेता संवाद का वर्णन, यम और नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद। अष्टांगिक मार्ग का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद। ये सारे उपनिषद में से आप लोग को अपने माइंड में सेट कर लेना है, अक्सर एक सवाल पूछे जाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद, सत्यमेव, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडकोपनिषद। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन छांदोग्योपनिषद। चारों आश्रमों
चारों आश्रम व्यवस्था का वर्णन, जवालोपनिषद, यम नचिकेता का संवाद, कठोपनिषद देख सकते हैं, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन, तैत्तरीय उपनिषद, और ये सभी चीजों में उसी तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा भी कहा गया। तो बहुत सारी बातें हैं ये उपनिषद से संबंधित। तो चलिए हम लोग कहीं ट्रैक से चेंज ना हो जाए। अभी तक हम लोग बात किए तो ऊपर वाले में भरतनाट्यम, दूसरा बात कर रहे हैं कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी एक प्रकार का नृत्य वाटिका है, नाटिका है। इसका उद्देश्य है वैदिक एवं उपनिषद के धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार करना। मतलब ये अपने नृत्य के माध्यम से वैदिक ग्रंथों के, वैदिक धर्मों के, उसके उपनिषद को एक तरह से उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी के एक्सप्रेशन से उस चीजों को नाटक के तौर पर प्रस्तुत करना। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य था। बेसिकली कुचिपुड़ी पुरुष इसका डांस किया करते थे, लेकिन हाल ही में स्त्रियों ने भी एकल नृत्य के तौर पर इसे अपना लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एकल नृत्य के रूप में है। इसके प्रमुख कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति, लेकिन स्वप्न सुंदरी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना है कि कुचिपुड़ी में स्वप्न सुंदरी का नाम जरूर याद रखिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन भी इसमें डबल टिक मैंने कर भी दिया है। तो कुचिपुड़ी से स्वप्न सुंदरी याद रखना है, और यामिनी कृष्णमूर्ति तो दोनों में कॉमन आ रहा था, भरतनाट्यम और इसमें। और इसके अलावा राधा रेड्डी एवं राजा रेड्डी, दोनों रेड्डी से याद रखना है कि इस दोनों रेड्डी से संबंधित इन चीजों का वर्णन किया गया है। अब चलते हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रमुख कलाकार हम लोग देख लिए, यानी पहला हम लोग का कौन हो गया, भरतनाट्यम, दूसरा कौन हो गया, कुचिपुड़ी। अब हम लोग आते हैं तीसरा, कथकली। एक्चुअली केरला में दो काफी फेमस नृत्य शैली है, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। तो सबसे पहले हम लोग कथकली पर थोड़ा बात कर लें। तो कथकली पर हम लोग बात करेंगे तो इस पर थोड़ा हम लोग के पास डिटेल आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोलता है यह केरल की सर्वाधिक परिष्कृत वैज्ञानिक एवं विस्तृत नियमावली नृत्य शैली है। कहने का मतलब है कि इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है, और इसमें रेगुलेशन के साथ, बहुत रूल के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली किसी चीज के साथ इसको तैयार कर दिया गया है। बोलता है कि 300 वर्षों से पूर्व इसकी विकसित शैली का जन्म हुआ था। मतलब कथकली सब बहुत पुराना एक नृत्य शैली है जो लगभग 300 साल से पहले से इसको विकसित कर दिया है। यह एक उत्तेजक, ध्यान देना है कि सवाल पूछ सकता है कि यह एक उत्तेजक नृत्य है जिसमें कलाकार के शरीर के प्रत्येक अंग पर पूरे नियंत्रण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब जब डांस होगा तो इस डांस के क्रम में उसके बॉडी का जो एक्सप्रेशन होगा वो पूरे कंट्रोल सिस्टम होगा। मतलब जिस बॉडी को जिस एक्सप्रेशन में ले जाना है वही उस वक्त वही काम करे, बाकी पूरे चीजों को स्थिर करता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो तरीका है वो एकदम नियमानुसार है, एक रेगुलेशन के साथ है। और इस चीज को हम लोग कथकली बोलते हैं, ये नृत्य शैली को। और इस नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरत पूजा, बहुत बार अच्छा क्वेश्चन पूछा भी है, ये भरत पूजा स्थित है केरल के कला मंडल में। तो ये भरत पूजा का जो जगह है वहां पर इसको महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। तो हम लोगों ने अब तक दो नृत्यों के बारे में बात कर लिया, एक हमने भरतनाट्यम किया था और दूसरा हम लोग कुचिपुड़ी किए। अब अभी कुचिपुड़ी और तीसरा हम लोग अभी बात कर लिए कथकली का। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग ये भंगिमा देखे थे, तो ये जो भंगिमा हम लोग देखेंगे वो कथकली का, वो देखेंगे इस तरह से कि देखिएगा ये कथकली का पोजीशन कैसे बनता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये भंगिमा देख रहे हैं ना, तो ये भंगिमा आपको कंप्लीटली दिखेगा आपको टोटल कथकली का। तो ये कथकली का पूरा सिस्टम है, इन चीजों को समझिएगा। यानी जो फेशियल एक्सप्रेशन आप लोग को देखने को मिल रहा है ये कंप्लीटली कथकली का है। और इसमें कथकली में थोड़े से डिटेल में हम लोग चलते हैं तो इसमें और बातों पर हम लोग आता है कि ये खलनायकों की मुख सज्जा पर लाल रंग हरे रंगों के बीच उकेरा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि लाल रंग और हरा रंग कैसे है, ये लाल रंग और ये हरा रंग पर उकेरा गया है। खलनायक मतलब थोड़ा विलेन टाइप के चेहरे को बनाया गया है, उन चीजों को देख सकते हैं। हरे रंगों के बीच उकेरा रहता है। इसके प्रमुख कलाकार मृणाली साराभाई, कृष्णन कुट्टी और वर्तमान कथकली के प्रेरणा स्रोत कवि वल्तोल को माना गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में इसके प्रेरणा स्रोत के रूप में कौन है, तो दैट इज द कवि वल्तोल को माना गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग कथकली की बात किए तो कथकली में जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है ये कथकली का मेन फिगर है। और इस पर आप देख लें रेड कलर का और ग्रीन पर रेड को उकेरा गया है और विलेन टाइप के चेहरे को किया गया, मतलब थोड़ा सा डरावना टाइप का दिखता है। ये कथकली का पोजीशन है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डांस में।
कथकली के बाद हम लोग बात करते हैं मोहिनी अट्टम का। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मोहिनी अट्टम के एक्सप्रेशन को आप लोग देख सकते हैं। यह केरल राज्य में प्रचलित एक देवदासी परंपरा नृत्य है। यह एकल शैली नृत्य है और प्रमुख कलाकार हेमा मालिनी, श्रीदेवी और शांताराव। तो आप मोहिनी अट्टम में देख सकते हैं कि हेमा मालिनी और श्रीदेवी यानी दो एक्ट्रेस काफ़ी इसमें पारंगत हैं, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। तो ये इसका भी संबंध केरल से ही है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये केरल राज्य से संबंधित, ये दैट इज द मोहिनी अट्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास आता है, ध्यान देना है, ये जो आप देख रहे हैं ये ओडिसी है। ओडिसी ये भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और राजा खारवेल, एक्चुअली ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सवाल पूछा, राजा खारवेल जो चेदी वंश से संबंधित थे, इसके कुशल नर्तक भी थे। प्रमुख कलाकार में संयुक्ता पानीग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुदगल, इनसे संबंधित है ओडिसी। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ओडिसी का संबंध कहां से है। तो ये ओडिसी का संबंध उड़ीसा क्षेत्र से है और उड़ीसा क्षेत्र में इस क्लासिकल डांस को इंट्रोड्यूस किया गया था और यह भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर ही आधारित है। तो ध्यान रखना है इसका, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है राजा खारवेल से संबंधित ओडिसी का इस नृत्य से संबंधित हो सकता है। तो अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोग के पास नेक्स्ट आता है कथक। ध्यान दीजिएगा, कथक, इसकी उत्पत्ति भारत के मंदिरों के पुजारियों द्वारा महाकाव्य की कथा बांटते समय की गई थी। कथक एक्चुअली उत्तर भारत की, ये जो नॉर्थ भारत हुई, ये महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस है और ये इसकी उत्पत्ति भारत के मंदिरों के पुजारियों द्वारा महाकाव्य की कथा बांचते समय की गई थी। मतलब जो महाकाव्य का जो कथा था उसको जब बांचना शुरू किया तो वो एक नृत्य शैली का रूप ले लिया और वो नृत्य शैली का नाम हो गया, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कथक। इस नृत्य में विशेषकर थिरकन एवं घुटने को मुड़ने नहीं दिया जाता है। मतलब ये जो आपका जो घुटना है वो मुड़ना नहीं है और आपके थिरकन पर, उस पर ज्यादा इस पर महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इससे हमेशा ही अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालिका सरकार, दमयंती, जोशी एवं चंद्रलेखा इससे संबंधित है। अक्सर क्वेश्चन याद रखिएगा कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से। ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, कथक से संबंधित। बस याद रखना है कि उत्तर भारत का जो है ये महत्वपूर्ण एक नृत्य है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण जो डांसर थे, जो महत्वपूर्ण डांसर थे वो बिरजू महाराज, वो काफी फेमस भी रहे। और एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग अगर दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग हटा लें, देखिएगा, अगर हम लोग साउथ इंडिया में देखते हैं तो करीब करीब चीज आप लोग को दिखेगा। तो साउथ इंडिया हम लोग देखते हैं तो ये पोजीशन में आप लोग को दिखेगा। तो इधर का तो पोजीशन आप लोग को दिखा और इधर का पोजीशन तमिलनाडु का दिखा। तो ये जो केरल के पोजीशन में हम लोग कितने नृत्य को देखे, दो, एक कौन सा, एक देखे कथकली को और एक देखे किसको, मोहिनी अट्टम को, यानी दो नृत्य का संबंध किधर से हो गया, केरल से। अगर हम लोग इधर आते हैं फिर तमिलनाडु के सेंस में, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है कौन सा, भरतनाट्यम। और इस तमिलनाडु के ऊपर हम लोग ऊपर बात करें तो इस पोजीशन पर अगर हम लोग डायरेक्शन पे जाते हैं तो आंध्र प्रदेश का पोजीशन दिखता है, क्योंकि यहाँ बीच में तो तेलंगाना का पोजीशन दिखेगा। तो आंध्र प्रदेश में हम लोग देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में हम लोग को दिखता है कौन सा, कुचिपुड़ी का पोजीशन आंध्र प्रदेश में। और इसके ऊपर अगर हम लोग चलते हैं, यानी इसके ऊपर कर्नाटका, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर यहाँ के पोजीशन पे ऊपर जाकर के हम लोग का एक पोजीशन बनता है जो ओडिसी का नृत्य है। और आपको बता दें कि ये पोजीशन है और इस पोजीशन में जो नॉर्थ ईस्ट के पोजीशन में है, वहां पर एक क्लासिकल डांस के रूप में मणिपुरी हम लोग देख पाते हैं। तो मणिपुरी डांस जो है ना, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये मणिपुरी डांस को देखिएगा कि यह नृत्य भक्ति शैली पर आधारित है। मणिपुरी कलाकार इसका बिंबावती देवी, जो प्रसिद्ध मणिपुरी डांसर है, गुरु विपिन सिंह की पुत्री है और सिंह शब्द से संबंधित करीब कलाकार। मतलब यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए आप लोग के पास बहुत अच्छा उपाय है कि अगर मणिपुरी डांस को पकड़ना है तो जिसमें भी टाइटल में सिंह शब्द का प्रयोग होगा वो सभी कहीं ना कहीं मणिपुरी से संबंधित होगा और मणिपुर की यह शास्त्रीय नृत्य है। तो मिला करके आप लोगों को क्लासिकल डांस का पूरा अप्रोच हो गया। हम लोगों ने भरतनाट्यम की बात की और दूसरा हम लोग भरतनाट्यम के बाद कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, उसके अलावा हम लोग बात किए किस पर, मणिपुरी पर। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्लासिकल डांस पर बात किया
अब हम लोग इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे डांस हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हैं, जैसे सांबा ब्राजील का एक डांस है, काफी फेमस, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सांबा कहाँ का फेमस डांस है, दैट इज अ ब्राजील। इसके बाद एक टैंगो है, अर्जेंटीना का फेमस डांस है। इसके अलावा एक मोरिश डांस है जिसको इंग्लैंड में काफी फेमस है। और कैरेबियाई काका जो है, ये इसको चाचा या काका भी पढ़ सकते हैं, ये कैरेबियाई डांस है जो वर्ल्ड लेवल पर काफी फेमस है। तो ये सारे वर्ल्ड लेवल पर काफी महत्वपूर्ण डांस को हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें या तो कलाकार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे या फिर उसके लोकेशन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आप लोगों को लोकेशन और कलाकार पर पूरा ध्यान रखना है, साथ ही साथ थोड़े जो बहुत जो इसके विश्लेषण दिए गए हैं उन विश्लेषण पर आप लोगों को थोड़ा अप्रोच करके रखना है। जय हिंद, जय भारत।